हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए पेपर नंबर 2 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज की तैयारी कराने आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो 252 एमसीक्यूज रिलीज किए गए हैं उसके पूरे सजेस्टेड आंसर रीजंस के साथ दिए जाएंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट मैं देखूंगा यानी सीएमए जेएस मल्होत्रा, और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो देखेंगे सीए पंकज सरोगी सर। ठीक है, तो आपको ये दो पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप लोग देखोगे एमसीक्यू बैंक में, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 128 तक यहां तक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यहां तक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट 128, 127 तक, सॉरी 128 से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस फर्स्ट से लेकर 127 तक मैं कराऊंगा। उसके बाद 128 से लेकर आपको 152 तक, 128 से लेके 152 तक आपको पंकज सर कराएंगे। ठीक है, जो कि इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, फिर इसके बाद 152 के बाद वापस 153 से हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सो 153 से लेकर 153 से लेकर ये जा रहे हैं टिल 222। जी हां, 222 तक, 153 से लेकर 222 फिर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा दोस्तों। 153 से लेके 222 फिर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और फिर 222 से लेके 252 यानी तकरीबन 30 क्वेश्चंस और कॉस्ट अकाउंटिंग के होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो बनेगी। आपको मैं बता दूं कि आपको वीडियो पूरे कंटिन्यूटी में मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। चलो जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। आप बताओ, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस किस में होते हैं? बैलेंस शीट में होते हैं? नहीं जी, वहां पे तो एसेट लायबिलिटी होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है? बिल्कुल भी नहीं। इनकम स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर नजर आता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो? ऑप्शन नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है मेन पर्पस? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, है, बिल्कुल है पर्पस। टू मेंटेन बैलेंस शीट, टू मिनिमाइज टैक्सेस, टू कीप द ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज। तो बताओ क्या है मेन मकसद? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत होती है कहां से? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, है ना। फिर उसके बाद इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो वो यूजर्स यही तो है, शेयर होल्डर्स। और भी यूजर्स होते हैं, बट यस, यूजर शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो श्योर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग किस लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? हाँ जी, कॉस्ट एंड इनकम फॉर द मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मुझे तो लगता है अकाउंटिंग हर चीज देता है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक मैनेजर के लिए कॉस्ट एंड इनकम, गवर्नमेंट के लिए टैक्स लायबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन जानना मालिक को भी जरूरी है, मैनेजमेंट को भी जरूरी है। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर एवरीवन? द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, हम अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस, एक पीरियड का अकाउंटिंग, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करते हैं। तो हम किस कॉन्सेप्ट से ऐसा करते हैं? किस कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिविटी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मटेरियलिटी है, मैचिंग इज अ कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक एजम्पशन होता है। मैचिंग इज अ कॉन्सेप्ट, तो मैचिंग इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों मैचिंग इसलिए क्योंकि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे डालते हैं और साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग पीरियड की, उसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम्स भी हम अपने बुक्स में दिखाते हैं। समझ गए बात? तो इसीलिए तो हम लोग बनाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसी फाइनेंशियल ईयर के सारे खर्चे और उसी फाइनेंशियल ईयर के सारी इनकम्स हम एक लेजर के अंदर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यस और नो एवरीवन? तभी तो मैचिंग होती है दोस्तों, तभी तो हम एसेट का डेप्रिसिएशन भी डालते हैं पूरे साल का, क्योंकि हमें मैच करना होता है। उसी एसेट का इस्तेमाल करके हम कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो उस एसेट का जो इस्तेमाल है यानी डेप्रिसिएशन, उसको भी हमें कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? अपने ट्रेडिंग एंड P&L में। तभी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या बिजनेस प्रॉफिट निकाल पा रहा है या लॉस। क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट ही नहीं होते ना, एंटिटी एक्रूअल कॉस्ट। तो अकाउंट्स में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हाँ या ना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं, नॉन फाइनेंशियल को नहीं। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर बच्चों कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, यस और नो एवरीवन? प्रोविजन हम लिस्ट में बनाते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। आगे, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ। हम फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को अलग अलग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न फॉलो करता है, और क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करता है ना, इस वजह से हम कुछ एसेट्स जो कि विद इन अ ईयर हम उनको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, उसको करंट बोल देते हैं, और जो एक साल से ज्यादा वाले होते हैं उसको फिक्स बोल देते हैं। सो गोइंग कंसर्न इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। दोस्तों मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करो। क्या? मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी। अब पैसों की क्या जरूरत है? जहां रुपए की बात हो रही है, पैसों को इग्नोर भी कर सकते हैं, इसलिए राउंड ऑफ किया जाता है। ओके, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से हम P&L अकाउंट को एक साल के लिए बनाते हैं दोस्तों? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। हम एक साल का बनाते हैं क्योंकि हमें हर साल दूसरे साल के साथ हम पिछले साल को कंपेयर करते हैं। सो हम एक साल का अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। आगे, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट। गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बात सही है। इट पेड इंटरेस्ट ऑन, गलत है। इट मेंटेन्स अ फिक्स्ड एसेट, गलत है। तो कैपिटल इन नेचर कब होगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11th, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में, दोनों में। बोलो है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज ऑफ कैपिटल नेचर? बताओ। ट्रक खरीदा, कैपिटल नेचर ही तो है। ट्रक खरीदा, कैपिटल नेचर है। ओल्ड ट्रक को रिप्लेस करके नया ट्रक ले लिया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक, अब ट्रक जो है वो रिपेयर कराया है, ट्रक जो है वो रिपेयर कराया। अब देखो इसमें रिपेयरिंग जो है वो, अगर तो ये लिखा होगा ना कि ट्रक खरीदा, खरीदने के वक्त अभी यूज करने से पहले रिपेयरिंग कराया, तो कैपिटल नेचर होता। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ओल्ड ट्रक रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह नया ट्रक लिया, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। बट अब इनमें से मेरे को कोई ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो मैं परचेज ऑफ ट्रक ही चुनूंगा। बताओ क्यों? रिप्लेसमेंट मेरा सेकंड ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा? परचेज ऑफ अ ट्रक। तो परचेज ऑफ अ ट्रक इज करेक्ट आंसर फिलहाल के लिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, 5,000 रुपीज इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम। बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ अबव। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अपग्रेडेशन कर रहे हो, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोलो यस और नो। अपग्रेड कर रहे हो तो उसका एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी कंप्यूटर की। इसलिए जब भी कभी कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिसकी वजह से
उसकी जो एफिशिएंसी चेंज होती है, हम उसको कैपिटल खर्चा बोलते हैं। एंट्रेंस फीस ऑफ 20,000 रिसीव बाय अ क्लब इज अ कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट क्या मानते हैं इसको? कैपिटल रिसीट। इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट हाँ एंट्रेंस फीस को हम रेवेन्यू रिसीट भी दिखा सकते हैं, है ना। आपको याद होगा, मैंने बता चुका हूं, एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंट्रेंस फीस रिसीव कर रही है वो उसको कैसे ट्रीट करती है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा कैपिटल रिसीट, और कैपिटल रिसीट इसकी ट्रीटमेंट याद है, इसको हम कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं, कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज कैपिटल रिसीट। हाँ कैपिटल रिसीट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो ये भी कहां जाएगा? लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा, क्योंकि पैसा रिसीव कर लिया, सर्विसेज देनी बाकी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स खरीदे रीसेल करने के लिए, बताओ ये तो रेवेन्यू खर्चा ही है। अगर मेरे को बेचने के लिए ही खरीदे हैं, जब भी कोई गुड्स को बेचने, इंटेंशन बेचना है, खरीदे हैं उसके लिए, तो दोस्तों वो रेवेन्यू खर्चा है, हाँ या ना। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड। बट ये क्योंकि रॉ मटेरियल एक रेवेन्यू खर्चा है, तो रेवेन्यू खर्चा है तो ड्यूटी भी उसके ऊपर कॉस्ट में ऐड होगी, वो भी रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? 18 received from Solomon and Company an invoice of 1500 for repair to factory walls, repair to factory walls, फैक्ट्री की वॉल्स को रिपेयरिंग कर रहे हैं हम, और हमें एक इनवॉइस मिला है 1500 रुपए का। बोलो 1500 रुपए का क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयरिंग है ना, क्या इससे कोई एफिशिएंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी तो चेंज नहीं हो रही है, तो ये कहां पे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर मैं कंपल्सरी एक्विजिशन करता हूं और मुझे मतलब गवर्नमेंट एक्वायर करती है हमारी लैंड को और हमें पैसा मिलता है, तो बच्चों ये क्या है? क्या ये रेवेन्यू? कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, हमें तो पैसा मिला है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? ये तो इनकम हुई है, कॉम्पेंसेशन मिला है, इनकम हुई है, ना ही ये खर्चे रेवेन्यू खर्चा है, ना कैपिटल खर्चा, नन ऑफ दीज। दिस शुड बी कैपिटल रिसीट। क्या होना चाहिए? ये कैपिटल रिसीट होना चाहिए था। नन ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। आगे अ बैड डेट नहीं, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स को कहां शो होते हैं? वो तो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में शो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में शो करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अ बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी रेवेन्यू रिसीट। बोलो है ना, बैड डेट जो होता है वो नुकसान होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अगर रिकवरी हो गई तो रेवेन्यू रिसीट, इनकम, हम इसको पीएनएल की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। दोस्तों ये कौन सा है? ये कैपिटल रिसीट है। क्या है ये? कैपिटल रिसीट है। बताओ क्यों? बेटा मशीनरी डैमेज हुई है, मशीनरी डैमेज हुई, मशीनरी को ले गई इंश्योरेंस कंपनी और बदले में इंश्योरेंस का पैसा मिला। ये कोई रेकरिंग रिसीट तो है नहीं, बार बार तो आएगा नहीं। ये कौन सा रिसीट बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट, इंश्योरेंस क्लेम को। आगे दोस्तों, अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड द सूट्स क्लेम दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ लैंड इज। 5000 रुपए स्पेंड किए हैं लॉयर्स की फीस के लिए, और आपको लोगों ने, आपके ऊपर किसी ने केस किया है कि ये लैंड जो है, ये जो साइट है, ये उनकी है, जबकि ये जगह आपकी है। आप डिफेंड करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। बताओ ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल तो हो ही नहीं सकता ये। बताओ कैपिटल खर्चा पता है किसका है? ये उस बंदे का है जो केस कर रहा है। अगर वो केस जीत जाता तो ये उसका कैपिटल खर्चा बन जाता, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता। अभी ये आपका क्या है? रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मनी स्पेंड 10,000 as traveling expenses of directors on trip abroad for purchase of capital asset। एसेट को खरीदने के लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, तो बताओ कौन से खर्चे हैं? कैपिटल खर्चा है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता तब तक के सारे खर्चे हम क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो ये कैपिटल खर्चा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नॉमिनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स क्या? नॉमिनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड गेन्स, लॉस एक्सपेंस, नन या बोथ एंड बी। बोथ एंड बी यार, बोथ एंड बी, कोई डाउट ही नहीं है। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों होते हैं उसमें। एसबीआई अकाउंट इज नॉमिनल
आर्टिफिशियल पर्सनल, देखो ये नन एसबीआई अकाउंट जो है, अगर वो मेरा एसबीआई का अकाउंट है तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। दोस्तों मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट इज माय पर्सनल बैंक अकाउंट, है ना। तीन नेचर के होते हैं, एक रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल तो है ही नहीं यहां पर, नॉमिनल ये हो नहीं सकता क्योंकि नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। ये बात तो गारंटीड है कि ये पर्सनल है। अब आर्टिफिशियल पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। बट आर्टिफिशियल पर्सनल है एसबीआई अकाउंट, है ना, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल। बोलो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना ट्रांजेक्शन को, ओरिजिनल एंट्री को, तो उसको जर्नल बोलते हैं। रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? जर्नल। आगे प्रीपेड रेंट क्या है? नॉमिनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसी का नाम तो मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोलो यस और नो। 29th क्वेश्चन, इन एन अकाउंट इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट द बैलेंस इज नोन एज। अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है इन एन अकाउंट, किसी भी अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है तो उसका बैलेंस जो है उसको क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, मतलब डेबिट बैलेंस है मान लो 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस है 80,000, तो कितना बच रहा है? 20,000। हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे? हम उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। नहीं समझ में आया? ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक अकाउंट बनाते हैं, मान लो मशीनरी अकाउंट, और यहां पर जो डेबिट बैलेंस है वो आ रहा है 3 लाख रुपए, और यहां पर जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 2 लाख रुपए टोटल, तो यहां पर बैलेंस सीडी बचेगा कि नहीं? हाँ सर। कितना? 1 लाख। अब वो ये कह रहा है ये बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों? डेबिट ज्यादा है ना। अब मुझे बताओ अगले साल अगर मैं इसको ओपनिंग बैलेंस लिखना होता तो मैं इसको कहां लिखता? इसको मैं अगले साल कहां लिखूंगा? बोलो, अगले साल मैं यहीं तो लिखूंगा इसको। बोलो, टू बैलेंस बीडी, ऐसे ही तो लिखते हैं, हाँ या ना? तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ओके, आगे आ जाओ। डेबिट बैलेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश। अगर कैश में गुड्स बेचे हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेबिट किसको करेंगे? कैश को। तो कैश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। बिजनेस के लिए विड्रॉ किया ना, तो क्या एंट्री पास करेंगे? भाई कैश विड्रॉ किया तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश फॉर बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो कैश ही तो क्रेडिट करेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हैं? कैश क्रेडिट करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। कैश कम हुआ ना तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके, आगे रेंट अकाउंट इज नॉमिनल नेचर, हाँ या ना? या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आगे, लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट। लेजर, एंट्रीज, अकाउंट्स या नन? बताओ लेजर के अंदर क्या आता है? लेजर के अंदर अकाउंट्स आते हैं। लेजर कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स, है ना। उसके अंदर कई तरह के नाम अकाउंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूंगा कि मशीनरी है तो मैं यहां लिख रहा हूं टू कैश, तो ये क्या है? कैश अकाउंट ही तो है। बोलो यस और नो। अगर मैं ये कह रहा हूं बाय बैंक, तो ये क्या है? बैंक अकाउंट ही तो है। बोलो यस और नो। आगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर। अगर डे बुक यानी जर्नल से लेजर में पोस्ट करने को पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं इसको, लेजर पोस्टिंग, है ना। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। रेंट जो लैंडलॉर्ड को आप पे करते हो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिट किसको करोगे? कैश को। कोई डाउट ही नहीं है, क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। ओके, बोलो यस और नो। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। Which of the following, which financial statement represents the accounting equation assets is equal to liabilities plus owner's equity?
इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है बेटा, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं है ये। बोलो बैलेंस शीट में क्या होता है? कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, हाँ या ना? तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, तो बैलेंस शीट है। द डेबिट, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज अ बैड, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड if recovered subsequently are credited to bad debts recovered account, credited to bad debts recovered account, कोई डाउट नहीं है। A trial balance will not balance if, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा कब? अगर करेक्ट एंट्री 2 बार पोस्ट हो गई, करेक्ट एंट्री 2 बार पोस्ट होने पर ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा बेटा। 2 बार पोस्ट करेगा तो 2 बार डेबिट क्रेडिट, डेबिट अगर ज्यादा होगा तो क्रेडिट भी तो ज्यादा होगा। द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिट टू परचेजेस एंड क्रेडिट टू कैश। अच्छा, द परचेज ऑन क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश। कह रहा है इस करने से बैलेंस मैच नहीं होगा, हो जाएगा बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपए कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर फॉर 50। हाँ, अब यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन है और अमाउंट की गलती है। अमाउंट की गलती करोगे तो एक जगह अलग आएगा और एक जगह अलग आएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। आगे आ जाओ। अ ट्रायल बैलेंस शोज क्या? ऑनेस्टी ऑफ द अकाउंटेंट्स। गलत जवाब, ऑनेस्टी थोड़ी ना शो करता है। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ट्रायल बैलेंस शो करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन हमारी मैच कर रही है, ये इस बात का सबूत होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या बोलते हैं उसको? रिकॉर्ड करने को तो जर्नल बोलते हैं। फिर से आ गया, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। आगे, इफ एन अकाउंट इफ डेबिट इज सेम, आ गया फिर से दोबारा डेबिट बैलेंस बोलेंगे अगर डेबिट ज्यादा है तो। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। लेजर कंटेन्स अकाउंट्स, दोबारा आ गया सेम। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, नहीं सॉरी, सिंपल पोस्टिंग नहीं, लेजर पोस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? लेजर पोस्टिंग। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ ये अब अलग क्वेश्चन है। लेजर को और क्या बोलते हैं बेटा? लेजर को हम लोग और क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। हम इसको बोलते हैं, देखो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री तो क्या होता है? जर्नल होता है। अब लेजर जो है वो उसको क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। डन। आगे क्वेश्चन नंबर 45। Whenever errors are noticed in accounting records, they should be rectified. सही बात है। At the time of preparing the trial balance, without waiting the accounting period to end, after preparation of the final accounts, या in the next accounting year। हमें कह रहा है एरर्स अगर हो जाते हैं तो उस एरर को रेक्टिफाई कब करना चाहिए? बताओ कब करना चाहिए बेटा? क्या हमें एरर नोटिस हो जाते हैं तभी नहीं ठीक कर देना चाहिए? भाई ये थोड़ी ना कि पूरे अकाउंटिंग ईयर को खत्म होने की वेट करेंगे, नहीं, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। गलत बोल रहा है, बेकार। क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5000 कैश पेड टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड, गलत। नन ऑफ द अबव, टू द क्रेडिटर्स फॉर 500 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 5000। क्या बोल रहे हो? नन ऑफ द अबव लिखना होगा इन्होंने, और नन ऑफ द अबव यही होना चाहिए आंसर, नन ऑफ द अबव। या फिर नन ऑफ द अबव नहीं लिखना चाहिए था इनको, इनको लिखना चाहिए था 500 क्रेडिटर्स फॉर 500 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 5000, कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो ये कुछ ठीक तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ये तीनों तो गलत है। इन केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। सेल्स ऑफ शाम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड इफेक्ट, शाम की सेल्स 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स क्या इफेक्ट करेगा? बोलो। सेल ऑफ शाम रिकॉर्ड ही नहीं किया तो शाम और सेल्स अकाउंट दोनों इफेक्ट करेगा, हाँ या ना? तो आंसर शुड बी सी 47 का थर्ड ऑप्शन। एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर अफेक्ट्स, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो एरर्स को तो क्या अफेक्ट करता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या बोथ ए एंड बी? क्या बोलो? बोथ ए एंड बी। नॉमिनल अकाउंट तो हो ही नहीं सकता, या तो पर्सनल होगा या फिर वो रियल होगा, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप कोई चीज को, जो एरर होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में या तो एरर आगे होंगे या रियल अकाउंट्स में आगे होंगे, जो बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं। पर्सनल और रियल ही तो होते हैं बैलेंस शीट में,
तो वही इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी तो वही दोनों पे इंपैक्ट हुआ होगा आगे। गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला पास टू द बुक्स एज 722 द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज। गुड्स रिटर्न बाय लाला, तो क्या एंट्री होगी? अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, पहले परचेज किए होंगे, अब रिटर्न कर दिए हैं, नहीं, गुड्स रिटर्न बाय लाला पास थ्रू द बुक्स, तो ये सेल रिटर्न है, तो एंट्री क्या होगी? सेल होती है तो लाला टू सेल्स, सेल रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न टू लाला, हाँ या ना, सेल्स रिटर्न टू लाला, जो कि 272 के थे। कितने के थे? 272 टू द बुक एज टू 722। आपने इसको सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दिया कितने से? 722 से। तो मुझे अब इसको ठीक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लाला को डेबिट, मुझे लाला को क्रेडिट करना है, नहीं, लाला को क्रेडिट कर दिया, इतने से करना था 272 से, तो मुझे लाला को अब डेबिट करना पड़ेगा। लाला विल बी डेबिटेड बाय डिफरेंस, कितना? 722 माइनस 272, मेरे को लगता है 450, तो 49th का ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। उसको डेबिट करेंगे तभी तो वो नलिफाई होगा, उसका इफेक्ट 450 रुपए से डेबिट करेंगे। समझ में आया ना कि नहीं? ये रॉन्ग एंट्री है जो पास हो गई है, ये करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? आपने जो रॉन्ग कर दिया है उसको ठीक करने के लिए लाला को क्या करोगे? डेबिट करोगे 450 से, तभी तो वो ठीक होगा। If the receipt of 200 from Rajesh debtor has not been recorded in the books of profit would show, क्या एक 200 रुपए का रिसिप्ट हुआ है फ्रॉम राजेश डेटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट, इन द बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट वुड शो। प्रॉफिट तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज बेटा, क्योंकि आपने फर्क नॉमिनल अकाउंट में नहीं डाला, ये पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट में कुछ फर्क आएगा तो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, मतलब पीएनएल में तो उसका कोई इंपैक्ट जाएगा ही नहीं, तो इसलिए आंसर इज क्लियर। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 950 फ्रॉम सुधीर वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 590। बोलो, क्रेडिट परचेज ऑफ 950 फ्रॉम सुधीर, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस, है ना, डेबिट टू सुधीर। बोलो कितने रुपए से? 950 से, और गलती से परचेज बुक में कितने रुपए से रिकॉर्ड कर दिया? 590। आप लोग जानते हैं जब आप परचेज बुक में डालते हैं तो क्या सिर्फ गलती एक अकाउंट में हुई होगी या दोनों में हुई होगी? दोनों में हुई होगी। आपने दोनों जगह 590 डाल दिया होगा, तो अब बताओ, आपको 950 से 590 कर दिया, तो आपको रेक्टिफाई करने के लिए कितने और आपको डेबिट करना पड़ेगा? परचेज को 360 से डेबिट करना पड़ेगा, और सुधीर को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से? 360 से। इज दैट क्लियर एवरीवन? वैसे क्वेश्चन में सुधीर के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है, क्रेडिटेड तो होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही करेक्ट आंसर है। परचेजेस विल बी डेबिटेड बाय 360। इज दैट क्लियर एवरीवन? परचेजेस विल बी डेबिटेड बाय 360। Which of these errors affect only one account? Error of casting, error of carry forward, error of posting. इनमें से कौन से ऐसे एरर्स हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को गड़बड़ कर जाते हैं? और वो है दोस्तों, इनमें से कौन से? क्या कास्टिंग एरर से क्या एक अकाउंट खराब नहीं हो जाएगा? कास्टिंग मतलब टोटलिंग। अगर आपने एक जगह की टोटलिंग गलत कर दी तो क्या एक वो एरर हो जाएगा ना, एक अकाउंट को ही तो इफेक्ट हुआ। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अगर आप एक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ही गलत ले गए तो ये भी एक वन अकाउंट को इंपैक्ट करेगा, ये भी है। एरर ऑफ पोस्टिंग, एक अकाउंट में अगर गलती कर दी, लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which of these is or are recurring indirect expenses? Transit, insurance and freight, yes. Octroi, yes. Loading and unloading, godown rent and insurance। देखो ये जो खर्चा है, ये गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, ये एक रेकरिंग एक्सपेंस है। क्या है ये? रेकरिंग एक्सपेंस है। बोलो यस और नो। क्वेश्चन ने बोला कौन सा इनमें से रेकरिंग है, तो ये रेकरिंग है जो हर महीने के महीने होता है। बाकी के सारे ये पीएनएल में तो जाते हैं। इनफैक्ट अगर ये गुड्स खरीदने से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है, और अगर बेचने से रिलेटेड है तो पीएनएल में जाएगा। बट ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा ही पीएनएल में, ये रेकरिंग एक्सपेंस है। क्या है ये? रेकरिंग, पीएनएल में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स व्हिच ऑफ दीज अकाउंट? परचेज अकाउंट,
गुड्स अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट या नन ऑफ दीज? कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या करेगा? देखो, कंसाइनर तो करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स रिसीव करने पर कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? इनमें से तो कुछ भी नहीं करेगा, नन ऑफ दीज। इनमें से तो किसी को भी वो डेबिट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। एक्स सेंड्स गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3, यानी क्या मैं कह सकता हूं 1/3 ऑन कॉस्ट? यस। द कंसाइनर आस्क्स कंसाइनी टू पे इन एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी, कितना होगा बताओ? कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 1.5 लाख के गुड्स थे, उस पे 1/3 प्रॉफिट ऐड करके बेचा, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 50,000, तो 2 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। उसका 60% एडवांस है, तो 1,20,000, तो 1,20,000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? 1.5 लाख रुपए प्लस 1/3 इज 2 लाख रुपए और उसका 60% 120, तो 120 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Goods of invoice value 240 sent out to consignee at 20% profit on cost. The loading amount will be, बेटा आप अगर गुड्स भेज रहे हो 2,40,000 की इनवॉइस वैल्यू, सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 1/5 ऑन कॉस्ट। तो आपको याद है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पर कितना होता है? 1/6 ऑन सेल्स। हमेशा सेल्स पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा हो जाएगा, तो 1/5 ऑन कॉस्ट टू 20/100। 20% को क्या मैं 20/100 कह सकता हूं, और अगर 20/100 तो 1/5 कह सकता हूं, तो 1/5 ऑन कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल्स। तो 240 है ना, ये इनवॉइस प्राइस है, इसका मतलब है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। डिवाइड बाय 6 करो, 40,000। 40,000 इज लोडिंग, 40,000 इज लोडिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज इन द नेचर ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन सा नेचर है जो गुड्स भेजे? और रियल अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है, हाँ या ना? तो रियल है, स्टॉक तो रियल होता है, तो रियल अकाउंट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। अगर हम लोग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी? पैकिंग होगी, ऑक्ट्रॉय होगा, डिलीवरी होगा, फ्रेट चार्जेस होगा। क्या ये सारे खर्चे होंगे? इनमें से कौन से कॉस्ट ऐड नहीं होगी? पैकिंग होगी, ऑक्ट्रॉय होगा, डिलीवरी चार्जेस, वैसे तो पैकिंग, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट डिलीवरी चार्जेस ही तो होते हैं, बट एक्चुअली ये अलग से वर्ड लिख दिया, यही आएगा आंसर अभी फिलहाल, ठीक है। हालांकि ये सारे कॉस्ट इंक्लूडेड होने चाहिए। डिलीवरी चार्जेस, अब ये डिलीवरी चार्जेस क्या है, होना तो चाहिए, फ्रेट चार्जेस भी है। तो आप लोग अगर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग याद हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ये 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, डिलीवरी चार्जेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए ये आंसर दे दिया होगा, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। डिलीवरी चार्जेस आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये गलत है वैसे, बट अभी फिलहाल हमें डिलीवरी चार्जेस लिखना पड़ेगा एज पर ICMA। X sends out 100 bags to Y costing 1,000. 60 bags were sold at 10% above cost. Okay. 60 bags were sold 10% above, तो 1,000 रुपए है ना कॉस्ट, इस पे 10% लगा दो 1,100, तो आपने 60 बैग बेचे हैं, तो सेल वैल्यू क्या होगी? 66,000 है ना, 66,000। बोलो यस और नो। फिर से सुनो, 1,000 रुपए का था, हमने उसके ऊपर 10% ऐड किया, तो ये बन गया 1,100, और 60 बैग बेचे हैं, तो 66,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 60, द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंसाइनमेंट अकाउंट एक्रू बेसिस ही होता है, एक्रू बेसिस होता है। बोलो यस और नो। ड्यूरिंग द ईयर का जो खर्चा होता है वही डालते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? सेल ऑफ गुड्स, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, या शिपमेंट ऑफ गुड्स, या मॉर्टगेज ऑफ गुड्स? इनमें से क्या है? गुड्स सेल हो जाते हैं, मॉर्टगेज हो जाते हैं, शिपमेंट होती है, या हाइपोथिकेशन? शिपमेंट ही होती है बेटा, वो सेल तो होती नहीं। सेल तो तब होगी जब आगे कस्टमर खरीद लेगा, बट यहां पर तो शिपमेंट ही हुई है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हुई है। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? कंसाइनर के बुक्स में कौन सा अकाउंट नहीं खुलेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट तो खुलता है,
कमीशन अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये भी खुलता है, कंसाइनी का ये नहीं खुलता है। कमीशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, वो नहीं खुलता। आगे आ जाओ। फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं? तो कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक को हम लोग डेबिट कर देते हैं, हाँ या ना? तो कंसाइनमेंट स्टॉक इज माय करेक्ट आंसर। एसेट है ना, स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। X of Kanpur sends out 1000 boxes to Y Delhi costing 200 each at invoice price of 220 each. Goods sent on consignment to be created in general trading will be. हम कितने के गुड्स दिखाएंगे कि कितने के गुड्स भेजे। अगर मैं कंसाइनर हूं तो मैं जब अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से गुड्स को रिड्यूस करूंगा तो कितने रुपए की वैल्यू दिखाऊंगा? इनवॉइस प्राइस 220 है ना, इनवॉइस प्राइस 220 है ना, तो मैं इनवॉइस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसको कॉस्ट पर ही कम करूंगा गुड्स को, अपने यहां से, अपने कंसाइनर अपनी बुक्स में से गुड्स को कॉस्ट पे कम करेगा, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब परफॉर्मा इनवॉइस सेंट बाय, कौन करेगा परफॉर्मा इनवॉइस? कंसाइनर भेजेगा कंसाइनी को। कौन भेजता है? कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को। इज दैट क्लियर? परफॉर्मा इनवॉइस एक फॉर्मेट होता है जिसमें कंसाइनर कहता है कि जो जो आपने गुड्स भेज दिए, बेच दिए, आगे बेच दिए, उसका हिसाब किताब कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, जिसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं, और फिर कंसाइनर कंसाइनी पे परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है। परफॉर्मा इनवॉइस एक फॉर्मेट है जहां पे गुड्स सेंड करने की सारी डिटेल्स और जितना भी आपने एडवांस दे दिया वो सब लिखा होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो परफॉर्मा सेंड कौन करेगा? कंसाइनर कंसाइनी को। कमीशन विल बी शेयर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनर को क्यों मिलेगा कमीशन? कमीशन विल बी शेयर्ड बाय कंसाइनी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 देखो। एक्स एक मुंबई का है, सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, है ना, ठीक है। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स वर 2 लाख, 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। अच्छा, 2 लाख का 4/5 गुड्स बेचे हैं, यानी 1,60,000 के इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और उस पे कमीशन 2%, तो आपको कमीशन 2% मिलेगी, तो कितना हो गया? 3200 रुपए। एक तो यही कमीशन हो गई, प्लस 10% ऑफ सरप्लस अबव इनवॉइस प्राइस। तो आपने 176 का बेचा है जबकि 160 का इनवॉइस प्राइस है, तो कितना ज्यादा कमाया? 16,000। 16,000 रुपए पर 10% इज इक्वल टू 1600। ये कमीशन बन गई, टोटल मिलके हो गई 4800 रुपीज। सो आंसर शुड बी ए। फिर से देखो, मैंने गुड्स बेचे, इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और 2 लाख में से 4/5 गुड्स बेचे हैं, तो 2 लाख का 4/5 कर दिया मैंने 160। तो जो गुड्स बेचे हैं उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी हुई? 160, और मैंने उसको बेचा 176 में, वो बात हो रहा है। तो 160 पर 2% कमीशन, और फिर 10% ऑफ सरप्लस ओवर अबव द इनवॉइस प्राइस। तो 160 और 176 का जो डिफरेंस है वो है 16,000, उसका 10% 1600, तो टोटल हो गया 4800। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, जॉइंट वेंचर में खर्चे और इनकम दोनों आते हैं, नॉमिनल नेचर अकाउंट। क्या है ये? नॉमिनल नेचर अकाउंट। A and B purchased piece of land for 40,000, sold it for 60,000 in 2021. On originally, A has contributed 24,000 and what is the profit on venture? अच्छा, A ने 24 डाले थे, B ने 16 डाले थे, ओके। 40,000 का लैंड खरीदा है, 60,000 का बेच दिया है, 20,000 का प्रॉफिट है ना, सिंपल है तो, है ना, प्रॉफिट तो 20,000 ही हुआ। उससे क्या फर्क? वो तो पैसा वापस ले लोगे ना, वो तो आपका कैपिटल है। प्रॉफिट तो कितने का? 40 की लैंड खरीदी, 60 की बेच दी, 20,000 कमाया। A for joint venture with B purchased goods costing 2 lakh. B sold 80% of the goods for 2.5 lakh. Balance of the goods were taken over by B at cost plus less 25%. Find out the profit on venture. Now ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं इसकी वर्किंग करके दिखा देता हूं, आप लोग भी नोट करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 70। मैं फिर से देख रहा हूं कि मैंने गुड्स खरीदे हैं कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के, और इसमें से 80% गुड्स बेच दिए, 80% गुड्स बेच दिए। कितने के बेच दिए? 2.5 लाख के। इसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग गुड्स है ना, यानी 20%, यानी 40,000 के गुड्स, वो 40,000 के गुड्स को कौन ले गया? बी ले गया अपने पास, एट कॉस्ट लेस 25%।
यानी 40,000 रुपए में से -25% कर दो, यानी 10,000 रुपए कम करके कितने आए? 30,000। तो टोटल सेल वैल्यू हो गई 280 और परचेज वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 80,000। बोलो यस और नो। तो 80,000 इज माई प्रॉफिट, यानी 70th क्वेश्चन का ए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज टेकन ओवर बाय वेंचर एट 15,000 द जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। अगर अनसोल्ड गुड्स 20,000 के थे, जो ले गया कौन? जॉइंट वेंचरर ले गया 15,000 में, द जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 15,000 का लेकर गया तो 15,000 विल बी क्रेडिटेड बाय 15,000। आगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। बोलो हाँ या ना। वैसे एक मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम रफ वर्क होता है, बट उसमें खर्चे और इनकम दोनों होते हैं, इसलिए वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। A purchased goods costing 42,500, B sold goods for 40,000 at 50,000, balance goods were taken over by A at same gross profit percentage as in the case of sale. The amount of goods taken over will be, कितने के गुड्स ले गया? ओके निकाल लेते हैं 73rd क्वेश्चन। गुड्स कॉस्टिंग 42,500, बी सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000, इसमें से बी ने 40,000 के गुड्स कितने के बेचे? 50,000 के बेचे। कितने रिमेनिंग रह गए? 2,500। एट सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इन केस ऑफ सेल, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? 10,000 ऑन 40,000 इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 25% प्रॉफिट बनता है। अगर ये 25% प्रॉफिट है और सेम प्रॉफिट परसेंटेज पे बी ले गया, तो बी की कॉस्टिंग तो ये हुई, 25% प्रॉफिट ऐड कर दो तो ये कितने का आया? 2500 प्लस 25% विच इज 3125। 3125 इज माई करेक्ट आंसर, यानी ए फर्स्ट ऑप्शन। What is the nature of joint venture with co-venture account? Joint venture with co-venture account का नेचर क्या है? joint venture with co-venture में हम सिर्फ वो खर्चे दिखाते हैं जो हमने किए होते हैं, यानी वो पर्सनल नेचर के हैं। क्या है वो? पर्सनल नेचर के। तो आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी सी पार्ट। M and N enters into joint venture where M supplies goods worth ₹6,000, spends 100 various expenses, N sells the entire lot for 7,500 rupees, meeting selling expenses 200, profit sharing ratio is equal, N remits the amount due। आपको बताना है रेमिटेंस कितने का होगा। ओके कर लेते हैं परखें। 75 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो आप लोग लिख लो M का क्या हिसाब किताब बन रहा है और N का क्या बन रहा है। M ने 6,000 के गुड्स खरीदे अपनी जेब से, 100 रुपए का खर्चा किया अपनी जेब से। N ने सारा लॉट बेच दिया, 7500 रुपए अपनी जेब में रख लिए N ने, और उसमें से 200 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस मीट आउट कर दिए। अब अगर जरा प्रॉफिट लॉस निकालें, तो प्रॉफिट लॉस भी निकालें तो 7,500 रुपए में से 200 रुपए, 6,000 रुपए और 100 रुपए सारे निकाल दे खर्चे, तो कितना बचता है? 1200। तो 1200 का 600 रुपए का प्रॉफिट इसका बनता है और 600 का प्रॉफिट इसका बनता है। बोलो यस और नो। उस हिसाब से देखा जाए तो M को कितने पैसे मिलने चाहिए? अब N के पास सारा पैसा पड़ा है, N M को कितने रुपए देगा? 6,000 और 100 6,100 प्लस ये तो देगा ही, ये तो रीइंबर्समेंट है, ये तो उसको वापस मिलेगा ही। इसके साथ साथ उसको कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल मिला के पता है कितना मिलेगा? 6,700। सो आंसर शुड बी N M को कितने भेजेगा? 6,700। 6,700। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। A and B purchase piece of land for 20,000। ओके ये भी लिखने वाला ही होगा, सॉल्व करने वाला। A and B ने खर्चे पीस ऑफ लैंड खरीदा है 20,000 रुपए का, और ये हमने सेल आउट कर दिया 60,000 का। अरे ये तो बहुत आसान है, 20,000 60,000 का बेच दिया तो प्रॉफिट कितना कमाया? 40। इतना आसान है। आगे A and B enters into a joint venture sharing profit and losses in the ratio of 1:1। A purchase goods
ठीक है 20,000, बी सोल्ड गुड्स फॉर 25,000, ए एंटाइटल्ड, प्रॉफिट बताना है, निकाल लेते हैं 77। ए एंड बी जॉइंट वेंचर बता दिया, ए ने गुड्स खरीदे, ए ने खरीदे, कोई प्रॉफिट निकालना है टोटल में से ना, तो खर्चे सेल लिखो और फिर खर्चे लिखो। सेल कितना लिखा है, 25,000 के गुड्स बेच दिए, खर्चे बताओ 20,000, और जिसने बेचा है ना उसने कमीशन भी लिए, कितनी, 1% ऑन परचेज, 20,000 पे 1%, 20,000 पे पर 1% इज 200 रुपए, और सेल्स पर कमीशन कितनी, 5%, 25,000 रुपए पे 5%, 1250, तो कितना प्रॉफिट बचा, 25,000 माइनस 20,000 माइनस 200 माइनस 1250 विच इज 3550 इज माय आंसर, 3550 इज माय आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम इज निल, सारा का सारा लॉस फिर हमारा ही हो जाएगा, तो 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, 10,000 विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट, 8,000 विल बी क्रेडिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। बताएंगे सारे बच्चे किसका क्या करेंगे, 8,000 का भी कुछ है क्या, नहीं 10,000, तो बताओ 78 क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, कोई एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत है? भाई एक बात बताओ, आपने गुड्स जब परचेज किए होंगे तो खर्चों में दिखाया होगा ना, अब जब रिकवरी कुछ हो नहीं रही तो सारा लॉस तो बन ही गया, नहीं समझे? जॉइंट वेंचर अकाउंट में जब आपने गुड्स परचेज किए होंगे तो यहां दिखा दिए ना कितने के, बोलो कितने के, 10,000 के। जब हम यहां 10,000 के गुड्स दिखा चुके हो परचेजेस, अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या दोबारा दिखा दोगे नुकसान? नहीं, एक बार दिखा दिया ना, रिकवरी 0 है तो अपने आप लॉस हो गया, तो इसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, नो एंट्री, नो एंट्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? नो एंट्री। आगे क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनर्स, गलत, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर इज सेम, गलत, देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, हाँ ये सही है कि देयर इज नो सेपरेट एक्ट, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। Which of the following accounts are maintained in joint venture which separate books are maintained? जहां पे separate books maintain होते हैं वहां joint bank खुलता है, joint venture खुलता है, co-venture, all of these. If a co-venturer takes away the goods under memorandum joint venture method, then he will debit the goods in his books. 2. किस बुक्स में करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में करेंगे, पर्सनल अकाउंट में या परचेजेस अकाउंट में? अगर एक को-वेंचरर ले जाता है गुड्स और मैं उसी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, मेरे परचेजेस, अगर मैं अपने गुड्स डेबिट दीज गुड्स, हम गुड्स को डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, हाँ ना, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, करेक्ट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो परचेजेस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर मैं गुड्स को ले गया, इफ ए को वेंचर टेक्स अवे द गुड्स, तो मेरे परचेजेस बढ़ गए ना, मेरे पर्सनल परचेजेस बढ़ गए, तो परचेजेस अकाउंट मेरा बढ़ जाएगा, है ना, मतलब जॉइंट वेंचर से निकल गए गुड्स और मेरे गुड्स बढ़ गए तो मेरे परचेजेस बढ़ गए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। भाई देखो, एक जॉइंट वेंचर बिजनेस है और एक मेरा बिजनेस है, जो मेरा बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, जॉइंट वेंचर बिजनेस है वो अलग चल रहा है, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के जो गुड्स मैं टेक अवे ले गया, मैं ले गया, घर ले गया, तो वो मैं अपने परचेज में दिखाऊंगा ना, परचेज अकाउंट, करेक्ट है। और ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, joint bank account will be debited, ventures capital account is credited, तो second option is the correct answer। आगे, the person other than the original creditor to whom the amount in the bill
is made payable is known as the person other than the original creditor to whom the amount in the bill is made payable to be known. ये तो पे ही होता है, जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेई. आगे, पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड. पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड. पेमेंट कौन रिसीव करता है, ड्रॉर बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट. एक्चुअली सिर्फ ड्रॉर नहीं, जिसके हाथ में वो बिल होगा ऑन दैट ड्यू डेट, है ना, एंडोर्सी भी हो सकता है. तो इसलिए आंसर इज बाय होल्डर. रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है, रिटायरमेंट का मतलब है मेकिंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट. यस, मेकिंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द असेप्टर डेबिट्स. बिल अगर रिटायर हो जाता है तो बिल असेप्टर क्या करेगा, जो बिल असेप्टर है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, मैं बिल को रिटायरमेंट कर रहा हूं, तो जो असेप्टर है यानी जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, वो क्या करेगा, एंट्री. बीपी को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा. बिल्स असेप्टर डेबिट्स की बात कर रहा है, तो बिल्स पेबल को वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा. तो डेबिट 86 क्वेश्चन में बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा. करेक्ट है भाई. असेप्टर मतलब जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, अब उसने एक्सेप्ट कर दिया तो बिल्स पेबल उसका लायबिलिटी है. अब जैसे ही वो रिटायरमेंट होगा बिल, तो बिल कैंसिल हो रहा है ना, तो उसको डेबिट करेंगे. बीपी को लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, तो बीपी को डेबिट करेंगे. सही है. द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नोन एज. द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नोन एज. इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई. ड्रॉई वो पार्टी है जो पैसा देने के लिए लायबल है. इज दैट क्लियर एवरीवन? In which of these ways a bill of exchange cannot be disposed of? इनमें से कौन से वेज से बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्पोज नहीं किया जा सकता? बिल ऑफ एक्सचेंज को इनमें से कौन से केसेस में डिस्पोज नहीं किया जा सकता? डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय किया जा सकता. अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता. डिस्काउंटिंग तो होती है इसमें, रिटेन टिल मैच्योरिटी ये भी होता है, एंडोर्समेंट हो जाए वो भी होता है, बट डिस्ट्रॉयड वाली बात कभी नहीं पड़ी हमने. बीआर बुक इज अ पार्ट ऑफ, बीआर बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट. जर्नल रिकॉर्डिंग बुक है, ये रिकॉर्डिंग हम सब्सिडरी बुक में पढ़ा था, तो सब्सिडरी बुक, और सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल ओनली. एक्स सोल्ड गुड्स टू बाय, अब ये 30,000 है या 30 लाख है, 3 लाख ही है मुझे लगता है. आधे गुड्स रिसीव हो गए इन कैश एंड बैलेंस टू बीआर. एक्स शुड ड्रॉ बिल 1.5 लाख रुपए, 1,50,000. ये 3 लाख रुपीज होगा. 1,50,000 इज द करेक्ट आंसर. अ पर्सन हु एंडोर्स अ बिल इज कॉल्ड एज एंडोर्सर. बोलो. अ पर्सन हु एंडोर्सेस अ बिल इज कॉल्ड एज एंडोर्सर. एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द एंडोर्स्ड बिल, व्हिच वन और दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय ड्रॉई. ड्रॉई किसको क्रेडिट करेगा वापस, क्रेडिटेड बाय ड्रॉई. कौन से अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा, ड्रॉई क्रेडिट करेगा. ड्रॉई के लिए लायबिलिटी वापस बन जाएगी ना, ड्रॉर, ड्रॉर लायबिलिटी बन जाएगी, तो ड्रॉर को क्रेडिट करेगा. इज दैट क्लियर? ड्रॉर उसकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी. जैसे ही डिसऑनर होता है तो ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री पास करता है, क्या, बिल्स पेबल डेबिट टू क्रेडिटर, जिसको पैसे देने. बोलो यस और नो. Date on which payment of bill is to be made, date on which payment of bill is to be made is always due date. कौन सी डेट होती है वो, ड्यू डेट. जिस डेट पे पेमेंट हो जानी चाहिए उसको ड्यू डेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ड्यू डेट. 94th, कुंतल draws a bill for 3,000. कुंतल endorsed it to Ram, Ram endorsed it to Rahim. अच्छा, तो payee of the bill will be Rahim. जिसको फाइनली जिसके पास बिल होगा तो रहीम विल बी द पेई. 95th क्वेश्चन, इफ द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलिडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल. पब्लिक हॉलिडे है ना, तो बिफोर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे. ऑन 1st August 23 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 30,000 फॉर 30 days आफ्टर साइट. देखने के बाद तो एक्सेप्टेंस हुई है 8 अगस्त को. यहां से डेट स्टार्ट होगी 8 अगस्त 23 से 30 दिन ऐड कर दो, तो 8 अगस्त
का अगर बिल है तो 8 अगस्त एक्सेप्टेंस है, तो वहां से 30 डेज करो, तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 माइनस 8 कर दो, कितने बने? 23। और 7 दिन ले लो सितंबर के 7, तो 7th है ना, 7th। और फिर इसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 8 9 10, तो 10 सितंबर होगा आंसर। ओके, इसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो ऐड करते ही है ना, तो 10 सितंबर होगा आंसर। आगे 8 अगस्त के बाद, 8 अगस्त को इग्नोर करना है बेटा, याद रहे 8 अगस्त के बाद का देखना। इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 3rd जुलाई 40 डेज द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन 3rd जुलाई। ओके, अच्छा है, प्रैक्टिस करो यार। 3 जुलाई है, 3 जुलाई है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, 3 हटा दो, 28, तो जुलाई के 28 हो गए। और 12 दिन ले लो किसके, अगस्त के, तो 12 अगस्त बनेगा, है ना। और 12 अगस्त के बाद 1 13 14 15, 15 अगस्त, और 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलिडे होता है, 15 अगस्त तो पता है पब्लिक हॉलिडे होता है, तो उससे एक दिन पहले 14 अगस्त विल बी माय आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? पब्लिक हॉलिडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलिडे है तो एक दिन बाद। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज टू असर्टन P&L and financial position, P&L and financial position। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, if manager is entitled to commission of 5% profit before deduction of this commission, his commission will be कितना? 8400 का प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, उस पर 5%, अरे बिफोर कमीशन निकालना है ना, तो ये बिफोर कमीशन का प्रॉफिट ही तो होता है, तो इस पे 5% करोगे तो 420 रुपए आ जाएगा। अगर आफ्टर कमीशन होता है तो क्या करते? तो इसका मतलब है, तो ये प्रॉफिट तो बिफोर कमीशन है और आफ्टर कमीशन निकालना होता, तो मैं इसको 8400 को 5/105 करता, तो 400 रुपए आता आंसर। बट अभी हमें क्योंकि बिफोर कमीशन पे ही निकालना है, तो ये बिफोर कमीशन ही है, तो 5% डायरेक्टली निकाल दिया। बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इज एन एसेट, बोलो यस और नो। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एसेट। आगे, फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, यस यस। तो मेंट फॉर रीसेल गलत है, तो आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। आगे, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गुड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टू शो द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम निकालते हैं गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए, बोलो हाँ या ना, गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। अ कंपनी विशेस टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट पे कितना होगा बेटा? मैंने बताया था ना, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पे हमेशा एक कम, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ये बनेगा 20/100 है अगर, तो 25% हो गया, तो 25% इज माय आंसर। एट द टाइम ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैड डेट रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू, बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। गलत क्या है? P&L अकाउंट में चला जाएगा, वो इनकम है वो तो। डेप्रिसिएशन अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस शुड बी डेबिटेड टू P&L, हाँ, डेप्रिसिएशन जितना भी होगा वो P&L में चला जाएगा, डेबिटेड टू P&L। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, दोस्तों कुछ दिक्कत ही नहीं है, सेल्स माइनस COGS, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द कंसर्न पीरियड, financial position of the concern on a particular date, financial results of the concern on a particular date, cost of goods sold, नहीं, यही पहला पार्ट। So first part is the answer, financial results of the concern for a period। एक पीरियड के लिए निकालते हैं, एक डेट पे नहीं निकालते, एक डेट पे तो बैलेंस शीट होती है 31 मार्च की। Which of the following is not a part of financial statement? P&L बैलेंस शीट तो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे, based on which of the following concepts is share capital account shown on the liability side of the balance sheet? क्यों हम लोग लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल अकाउंट को दिखाते हैं? इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं? इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं? बिजनेस एंटिटी, बेटा एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या कि एंटिटी अलग है और मालिक अलग है, तो मालिक अगर पैसा डालता है तो उसको सेपरेट एंटिटी बोलते हैं, इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कैपिटल को अलग देखो। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है तो वो P&L में, ट्रेडिंग में नहीं आता, कहां आएगा? सीधा सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ऑप्शन नंबर 3
ओनली बैलेंस शीट। पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया तो उसका मतलब उसकी एक एंट्री हो चुकी है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तभी तो आया होगा वहां पे, और क्योंकि वो वहां पे आ गया तो बैलेंस शीट में आएगा सीधा। 111वां क्वेश्चन, बैड डेट दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में और प्रोविजन पुराने से बना हुआ है 2000, करंट का प्रोविजन 800। आपको बताना है कि कितना, आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर में से क्या डिडक्ट होगा। अच्छा, तो बैड डेट 1600 है ना, तो पुराना प्रोविजन, अब इसको राइट ऑफ करेंगे पुराने प्रोविजन में से, तो पुराना प्रोविजन तो हो गया 400, न्यू प्रोविजन है 800, न्यू प्रोविजन है कितना 800, तो 800 ही बनाएंगे। तो ये जो नया प्रोविजन बनाया है, मतलब 400 से 800 बनाने के लिए 400 और बनाया ना, तो ये नया प्रोविजन है ये 800, तो 800 रुपए को ही तो हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या करेंगे, माइनस। यस और नो, फाइनल अकाउंट्स। इन्वेंट्री इज इन्वेस्टमेंट, अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, आसान है। आगे, एंडोमेंट फंड रिसीट इज ट्रीटेड एज, ये कौन सी रिसीट है, कैपिटल रिसीट है दोस्तों। एंडोमेंट फंड क्या है, कैपिटल रिसीट है। एंडोमेंट फंड के अंदर जो पैसा आता है, वो पैसा जो डोनेशन आती है, वो हम लोग दोबारा, जो डोनेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आज मेरे को डोनेशन रिसीव हुई है, मैं उसी फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, और इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आती है ना, उस इनकम को भी मैं उसी फंड के अंदर वापस ऐड कर देता हूं, तो दिस इज अ कैपिटल रिसीट, एंडोमेंट फंड। ये एनपीओ का टॉपिक है, कैपिटल रिसीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, इनमें से क्या एनपीओ प्रिपेयर नहीं करता, पीएनएल अकाउंट तो ना बनाता है, तो पीएनएल अकाउंट। लेगेसी आर जनरली कैपिटलाइज्ड, लेगेसी को कैपिटलाइज करते हैं हम, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज, स्पेसिफिक पर्पस को हम लोग कहां पे लेके जाते हैं, कैपिटल रिसीट, तो इसको कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। इज दैट क्लियर। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ इज, कौन सा अकाउंट है वो, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट गलत, फाइनेंशियल अकाउंट गलत, नॉमिनल गलत, रियल अकाउंट की तरह कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वो कैश अकाउंट का ही है एक पार्ट, तो रियल अकाउंट इज माय आंसर। द कैपिटल ऑफ एनपीओ इज जनरली नोन एज, कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल फंड, और वो एक्चुअल में कैपिटल फंड बोल लो या एक्यूमुलेटेड फंड बोल लो, एक ही बात है, तो एक्यूमुलेटेड फंड इज माय करेक्ट आंसर। If 1500 रुपए was outstanding at the beginning of the year towards subscription and 10,000 received during the year, with 2500 still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to receipt and payment में क्या आएगा, 10,000 रिसीव हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 रुपए आया, तो 10,000 रुपए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो वही आता है जो पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ होता है। तो 1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription and 10,000 is received during the year, 10,000 is received during the year, और हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 10,000 ही आएगा। अरे ये क्या लिख रहा है, 11,000 हो ही नहीं सकता। 11,000 पता क्या आएगा, 11,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, जहां पे हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा बेटा 11,000। इज दैट क्लियर। आंसर करेक्ट है, 10,000 ही आएगा। ये इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर डाला हुआ है बेटा, ठीक है, गलती है इसके अंदर, मैं पहले ही बता दूं। 119 का आंसर गलत है इंस्टीट्यूट का, 11,000 नहीं होगा, 10,000 होगा। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हो और अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बोलोगे तो आंसर 11,000 होगा। एनी, और वो क्या क्यों होगा, 10,000 रुपए मिला जिसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर 2500 आउटस्टैंडिंग और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1500, तो 11,000 बन रहा है। आगे, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी कैपिटलाइज्ड। कोई भी एक्सपेंस जो सेपरेट फंड में, जिसका सेपरेट फंड है, तो सेपरेट फंड में से ही डेबिट होगा, सेपरेट फंड में से ही डेबिट होगा। इज दैट क्लियर। फंड में से ही पैसे निकल जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम कैश बुक। बोलो हाँ है ना, कैश बुक की तरह ही तो होता है। एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अ कैपिटल रिसीट, है ना। एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अ कैपिटल रिसीट एंड इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी, बट इसको कैपिटल रिसीट ही बोलेंगे, गलत थोड़ी ना है बेटा। दोनों ही आंसर करेक्ट है। इंस्टीट्यूट ने दोनों में से कोई एक तो आप करेक्ट आंसर तो कैपिटल रिसीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, दो ऑप्शंस हैं, तो मेरे को लगता है दोनों ही सही है। कैपिटल रिसीट इज ऑल्सो करेक्ट,
Liability is also correct. The receipt and payment account shows the following details. Subscription arrears 500, current 10,500, एडवांस 800, देर आर 1200 मेंबर्स. आपको बताना है कितना इनकम एक्सपेंचर में जाएगा. सिंपल, 1200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर से 10 रुपए ले रहे हो तो 12,000 इनकम में जाएगा. एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी, अगर किसी फंड में से इनकम हो रही है तो उसी फंड के अंदर क्या कर देंगे हम, ऐड. सो विल बी क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड इन दैट बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन 10,000, सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000, एट द एंड ऑफ द ईयर 1500. रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आएगा, ओके. तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है ना, जो रिसीव्ड होती है उसमें हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस कर देते हैं और फिर निकालते हैं इनकम एंड एक्सपेंचर. अब बेटा आपको इस बार इनकम एंड एक्सपेंचर दिया हुआ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंचर में माइनस जो किया था उसको प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या कर देंगे, माइनस, उल्टा कर देंगे. तो इनकम एंड एक्सपेंचर दिया हुआ है कितना, 10,000, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, 1000, 11,000 माइनस 1500, तो आंसर है 9,500 जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आंसर करेक्ट है. ये उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है जो हमने ऊपर स्टार लगाया है, वहां पे गलती है. विच आर द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर में, ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, गलत. ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, ये भी गलत. ओनली आइटम रेवेन्यू नेचर रिलेटिंग टू पर्टेनिंग टू द अकाउंट्स, यस. जो उस पीरियड की अकाउंट होंगी रेवेन्यू नेचर की, वो इनकम वहां पे आती है, तो यस ये होगा. द टोटल कॉस्ट इंकर्ड, यहां से आ गया दोस्तों, कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया. तो मैंने आपको बताया था यहां से पंकज सरावगी सर आपको कॉस्टिंग करवाएंगे. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सीधा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में आ रहा हूं और वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 152 से. क्वेश्चन नंबर 152 भी मेरे ख्याल से कॉस्टिंग का ही है, हाँ, सम कॉस्ट वगैरह. 153 से, सो 153 क्वेश्चन. Which accounting concept ensures the personal transaction of owner are kept separate from the business? कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन को, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, मालिक को अलग बिजनेस को अलग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कोई डाउट ही नहीं है. आगे, द अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, कौन सा है, गोइंग कंसर्न, बोलो यस और नो, गोइंग कंसर्न. रिकॉर्डिंग रेवेन्यू विच when it is earned, not when cash is received, followed which concept? रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्नड, तो जब हम अर्न करते हैं तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए. रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जब पैसा रियलाइज हो जाए, हमें रियलाइजेशन तभी कर देनी चाहिए जब रेवेन्यू को मतलब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तभी जब सेल हो जाती है. हम ये नहीं, हम वेट नहीं करते कि कैश कब आएगा. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एडवाइजेस अकाउंटेंट्स टू, भाई कन्वेंशंस क्या आपको हेल्प करते हैं, किस चीज में, जो एजम्पशंस होती हैं वो किस चीज की मदद करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए. कह रहा है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. कंजर्वेटिज्म आपको क्या बोलता है, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट. द प्रिंसिपल दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर इज कॉल्ड एज, सेम मेथड यूज करना है, कंसिस्टेंसी है ना. कंसिस्टेंसी यही तो बोलता है कि सेम मेथड होने चाहिए, बार बार चेंज नहीं होने चाहिए. एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग और इंप्रूविंग अ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज, एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोलो यस और नो. रेंट पेड टू फैक्ट्री प्रेमिसेस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना. सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट, बोलो यस और नो, कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट, the cost of overhauling a second hand machine before putting it into use, capital expenditure. मैंने यही बताया था कि अगर सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उसको यूज करने से पहले खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट स्टेप इज द अकाउंटिंग साइकिल इज जर्नलाइजिंग, बोलो यस और नो. और जर्नलाइजिंग से पहले भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यस और नो. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो फिर जर्नलाइज, है ना. सो आइडेंटिफाइंग एंड देन जर्नलाइजिंग, तो आइडेंटिफाइंग इज द करेक्ट आंसर.
इफ ओनर इन्वेस्ट 50,000 कैश इनटू द बिजनेस, द अकाउंटिंग इक्वेशन विल शो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ गया, और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गया, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डबल एंट्री सिस्टम मींस ईच ट्रांजैक्शंस हैव टू इफेक्ट्स, दो जगह पे इंपैक्ट करता है, दो अकाउंट्स इंपैक्ट करता है हर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो दो जगह कौन से, ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स इज द करेक्ट आंसर। इफ द गुड्स वर्थ रुपीज 2000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट, विच इफेक्ट विल अकर, बताओ। अगर गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट तो स्टॉक, गुड्स बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, है ना, और उधारी बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, परचेज मेड ऑन क्रेडिट ऑन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, परचेज मेड ऑन क्रेडिट आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, परचेज बुक में, क्रेडिट परचेज। All transactions involving immediate cash payments are entered in. All transactions involving immediate cash payments are entered in cash book. Yes or no? The books used to record returns of goods sold to the customer. The books used to, अच्छा जो सेल करी थी ना उसका रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, तो उसके लिए होती है सेल रिटर्न बुक। Is that clear? आगे, the main purpose of preparing trial balance is to check the arithmetical accuracy of the ledger transactions. Posting. If the business owner takes goods from personal use, which account will be credited? Goods. तो purchases कम हो जाएंगे तो purchases account will be credited. Which of the following is an example of deferred revenue expenditure? Machinery, heavy advertisement cost, heavy advertisement cost. Huge advertisement cost कर दी और 10 सालों के लिए कर दी, तो 10 सालों में डिवाइड करेंगे, इसीलिए इसको deferred revenue बोलते हैं। The accounting equation represents the relationship between asset, liability and capital. Which of the following entries is recorded in journal proper? Credit sale of goods, नहीं, ये तो सेल्स बुक में जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये कैश बुक में जाएगा। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट, यस, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन, ओपनिंग एंट्रीज कहां रिकॉर्ड की जाती है? कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में, लेजर में, या सेल्स बुक में? बताएं सारे। ओपनिंग एंट्रीज जर्नल बुक में, जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में कहां आती है? ये आती है, ओपनिंग एंट्रीज आर ऑलवेज इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में। अच्छा, वो क्या होती है? पिछले साल के जो बैलेंसेस होते हैं ना, वो अगले साल को लेके आते हैं हम, तो हम उसको ओपनिंग एंट्री, उसके लिए एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। समझ गए बात? पिछले साल की जितने भी बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, उसको इस साल के ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं, इसलिए उसको जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर रिक्वायर्ड वेयर? पेमेंट ऑफ सैलरी, व्हेन पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी क्या बोल रहा है? एरर इज डिटेक्टेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, अ न्यू एसेट इज परचेज कैश, यही है ऑब्वियसली, एरर को रेक्टिफाई करने की बात कर रहा है। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज, इज डन टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, एडजस्ट द अकाउंट्स फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, क्लासिफाई करते हैं ना उस केस में, क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन। The bank column in cash book records only, bank column cash book का only bank transaction, only bank transaction. A contra entry in cash book is made when cash is deposited in bank or withdrawn from bank. Yes. A BRS is prepared to, बोलो BRS कब प्रिपेयर किया जाता है? To record cash payments, adjust bank balance and cash book to match the passbook. Yes. बैंक बैलेंस और कैश बुक और पासबुक को दोनों को मैच करते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड, कैश बुक कर दिया कम, पासबुक वैसे का वैसे ही, तो एडेड टू द बैंक बैलेंस इन बीआरएस, डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस इन बीआरएस, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, या इग्नोर्ड। क्या करें? बीआरएस के अंदर इसको एड बैक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? एड बैक। देखो, चेक इशू कर दिया तो एड बैक करना पड़ेगा। अब इसमें एक दिक्कत है कि चेक इशूड जो आप बना रहे हो, ये कैश बुक के हिसाब से बना रहे हो या पासबुक के हिसाब से? अब ये इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। एडेड टू बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या? बैंक बैलेंस
बीआरएस में तो कैश बुक का बैलेंस भी तो होता है, कैश बुक में भी तो बैंक बैलेंस होता है। तो ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन अधूरा है। इनको लिखना चाहिए था ये कैश बुक के हिसाब से बताना है या पासबुक के हिसाब से। अ बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में कम कर दिया होगा, कैश बुक में वैसे का वैसे ही है तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, डिडक्टेड इन बीआरएस, यस ये ठीक बन गया। एक्रूड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड टू मैच एक्सपेंस टू द पीरियड इनकर्ड, यस मैच एक्सपेंस। नेक्स्ट, अ सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तब सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड फॉर एंटिसिपेट पॉसिबल बैड डेट, एंटिसिपेट पॉसिबल बैड डेट। Straight line method of depreciation results in same amount each year. Yes, same amount each year. Diminishing balance method results in depreciation decreases over the time, increases, decreases over the time. आसान क्वेश्चन है यार। If machinery costing 60,000, 10% SLM, first year का 6,000, क्या दिक्कत है? The purpose of creating provision for doubtful debt is anticipate possible losses on receivables. Consignment is a transaction in which ownership is transferred. नहीं, ownership remains with consignor till sold by consignee. Ownership remains with consignee until sale. Consignor के पास ownership रहती है, consignor के पास ही ownership रहती है जब तक वो बिकता नहीं है। Consignee is buyer, owner, customer, agent, agent. Consignee is agent. Goods sent on consignment are credited to, goods sent on consignment are credited to consignment account debit to goods sent on consignment account। तो एंट्री होती है goods sent on consignment account को क्रेडिट करते हैं, अगर आपको जर्नल एंट्री याद है तो। expenses incurred by consignee are, expenses incurred by consignee are debited to consignment account, yes yes debited to consignment account। consignment account में तो डेबिट होता ही है, consignment account में तो डेबिट होता ही है। is that clear? Del creditor commission is given to compensate consignee cover the bad debt risk। del creditor commission किस लिए होता है? bad debt risk को कवर करने के लिए होता है। if goods worth rupees 50,000 are sent and normal loss is 10%, cost per unit increases by, अगर गुड्स की वर्थ 50,000 है और नॉर्मल लॉस 10% है, अच्छा माइनस 10%, तो रिसीव तो 45,000 हुए, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, तो वो कैसे कितना बढ़ जाएगा? और कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस हो गए 10%, मतलब क्वांटिटी की अगर हम बात करें, मान लो 1000 क्वांटिटी का है, 1000 10% गए तो ये 900 बच गए ना। तो ये 50,000 रुपये जो होंगे, पहले 1000 क्वांटिटी के हिसाब से थे 50 रुपये, अब 50,000 रुपये जो होंगे 900 क्वांटिटी के हिसाब से होंगे, तो 55.55, तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा कितने से? ये देखो मैं एक वर्किंग करके दिखाऊं, ये देखो अगर एजम्पशन ले लेते हैं कि 50,000 1000 यूनिट्स का है, तो कितने रुपए हो गए? 50 रुपए पर यूनिट, है ना। अब मैंने बोला कि नॉर्मल लॉस 10% है, जो कि होना ही होना है, होना ही होना है। तो मैं कह लूं कि नॉर्मल लॉस के बाद गुड्स कितने के हो गए, कितने बैलेंस बच गए? 900 बच गए ना गुड्स। तो अगर 900 गुड्स होते तो 50,000 डिवाइड बाय 900, तो ये बन गया 55 रुपए 55 पैसे पर यूनिट। तो ये कितने से बढ़ गया बताओ? 5.55 डिवाइडेड बाय 55.55 इंटू 100, तकरीबन 10% से बढ़ गया। 5.55 ओल्ड बेस रेट से करेंगे ना, हाँ 50 इंटू 100, कितना से बढ़ गया? नहीं 11% से बढ़ गया। डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इज 11.1, 11.1%, 11.1% इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? विच आर द फॉलोइंग इज नॉन रेकरिंग? गोडाउन रेंट इज रेकरिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, सैलरी टू सेल्समैन रेकरिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, देखो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। जॉइंट वेंचर इज अ
पार्टनरशिप, टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्या बोलेंगे इसको? टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट कह सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस। पार्टनरशिप तो है ही है, बट टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट कह सकते हैं। करेक्ट आंसर। इन जॉइंट वेंचर प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली या बाय पर्सन हु इन्वेस्टेड मोर, या एग्रीड रेशियो में? एग्रीड रेशियो में होता है। क्या होना चाहिए? एग्रीड रेशियो में होना चाहिए। तो आंसर इज एग्रीड रेशियो। If A and B share profit equally and profit is 20,000, share of A is 10,000. क्या सवाल है ये? A bill of exchange is drawn by drawer. A person who accepts the bill is called as drawee. The financial statement of sole proprietorship mainly include trading, P&L and balance sheet. Trading, P&L, balance sheet. Which account shows the gross profit or gross loss of the business? Trading. Wages paid for installation of the machinery should be capitalized. मशीनरी की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. इज दैट क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. यस. ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन लायबिलिटी साइड. डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस. इतना आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस एग्जाम में, नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, देखना. कैरेज इनवर्ड इज चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट. कैरेज इनवर्ड इज चार्ज टू ट्रेडिंग. इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में. आउटवर्ड पीएनएल में. इनवर्ड ट्रेडिंग में, आउटवर्ड पीएनएल में. सेल से रिलेटेड है पीएनएल में. एक्रूड इनकम अपीयर्स इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. यस, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. If closing stock is 20,000 or more, profit will be. अगर closing stock 20,000 से ज्यादा है, the profit will be 20,000 ज्यादा. हाँ, closing stock अगर 20,000 ज्यादा है तो profit ज्यादा हो जाएगा ना. Interest on capital is expense for the business, income for the proprietor. बोलो, both 1 and 2. Both 1 and 2. Option number 3 is the correct answer. Both 1 and 2. Balance sheet is prepared to show financial position of the business. The main aim of NPO is earn profit, provide services, increase sales and reduce expenses. Provide services. Which statement is prepared first in the NPO? Receipt and payment account. Receipt and payment account. Next. Receipt and payment account is similar to cash book. Subscription received in advance is shown in liability side. Subscription outstanding is shown in asset. पैसे आने हैं, asset. Donation for specific purpose is treated as capital receipt. मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे पहले में liability लिखा हुआ था, अब liability देखो ऑप्शन में नहीं है. Capital receipt is the correct answer. Honorarium paid to guest speaker is an expense. Honorarium is expense. Legacy received by NPO is treated as. Legacy receive होता है capital receipt. Legacy receive होता है capital receipt. The system under which fixed sum is given to a petty cashier is known as impress system. एक फिक्स सम देते हैं उसको impress system बोलते हैं. That's it दोस्तों. ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है. मैं कह रहा हूं 100 में से 100 ला सकते हो आप, 100 में से 100. और ये क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस कर लिया ना उसको तो मजा आने वाला है. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे किए हैं आपने. अब आपको इसी के बाद कॉस्टिंग की वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से कवर होने वाले हैं. तो कॉस्टिंग का पार्ट कवर करते ही आपका ये कंटेंट कवर हो जाएगा. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली कोई ना कोई सेशन लेके आते रहेंगे. ठीक है, आप लोगों के लिए थैंक यू, बाय बाय. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और जैसा कि आपको पता है कि ICMA इंस्टीट्यूट ने न्यू MCQ बैंक रिलीज किए हैं. न्यू MCQ बैंक रिलीज किए हैं जिसमें उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन और ऐड किए हैं. तो आज की जो वीडियो है उसमें आपका जो पेपर नंबर 2 है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है उसके आज मैं यहां पे आपके साथ MCQ डिस्कस करने वाला हूं. ये जो MCQ बैंक है इसके अंदर टोटलिटी में 252 MCQs है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो दो जगह दो पार्ट्स में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs गिवन है, वो हम आज की वीडियो में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. पहला जो पार्ट है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर
128 से, क्वेश्चन नंबर 128 से 152 तक, 128 से 152 तक, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 223 से लेकर, सेकंड पार्ट में 223 से लेकर 252 तक, ये जो एमसीक्यू है, दीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 30% की वेटेज है, जो कि ऑफ कोर्स कम नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आप फाउंडेशन लेवल पे हो, फाउंडेशन से आपको इंटर लेवल पे जाना है, इंटर से फाइनल लेवल पे जाना है, इंटर और फाइनल से रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 से। क्वेश्चन नंबर 128, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। कहते हैं जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आती है, जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इनकर होती है, उसके अलावा जो कॉस्ट होती है, जो हम टोटल कॉस्ट में कवर करते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह है, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि इसके बाद तो सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हो भी सकती है, बट सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, उसमें फिक्स्ड पार्ट भी होता है। कॉमर्शियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, सर कन्वर्जन कॉस्ट में तो डायरेक्ट लेबर भी आ जाता है, जबकि हम तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज कॉमर्शियल कॉस्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल कॉस्ट। सेकंड 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट? रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन को इंपैक्ट करती है। क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके डिसीजन को इंपैक्ट करती है? आंसर इज यस। संक कॉस्ट, सर संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पास्ट कॉस्ट होती है, और जो आप फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने वाले हो उसके लिए उस कॉस्ट की कोई रेलिवेंसी नहीं होती, जो ऑलरेडी संक हो चुकी है, जो पास्ट में इनकर हो चुकी है। तो सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, संक कॉस्ट। नेक्स्ट 130, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। प्रोसेस कॉस्टिंग जो मेथड होता है सर कहां पे यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 131, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर आंसर इज नो। हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हेल्प तो करता है, लेकिन मेन पर्पज की आप बात करोगे तो ये नहीं है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर आंसर इज यस। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन तो पर्पज यही है कि सर वो डेटा हमें प्रोवाइड कराना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है मैनेजमेंट को, ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सके। तो मेन पर्पज क्या रहेगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट 132, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट। सर संक तो पास्ट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने का मतलब ही नहीं बनता। स्टैंडर्ड कॉस्ट, सर स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क होता है, कितनी कॉस्ट अपनी इनकर होनी चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट, सर आंसर इज यस। इररेलेवेंट कॉस्ट अगेन वो कॉस्ट होती है जो कि रेलिवेंट नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो हमेशा रेलिवेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द एग्जांपल ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट 133, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। इट इज नॉन एज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सर नहीं, फंक्शन के बेसिस पे तो एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वो होते हैं। बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, सर यस। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉस्ट के बिहेवियर के बेसिस पे उनको फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल नेचर में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 134, which method of costing is used for determination of cost for printing industry? सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो सिंपल जॉब कॉस्टिंग इसमें यूज किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग इसमें यूज किया जाता है क्योंकि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग इंडस्ट्री काम करके देती है, जॉब कॉस्टिंग यूज किया जाता है। 135, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। कहते हैं इनमें से कौन सी कॉस्ट पे मैनेजमेंट का सबसे कम कंट्रोल होता है? वेजेस कॉस्ट, बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट,
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो इसका फाइनल आंसर है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। वेजेस की कॉस्ट को हल्का फुल्का कंट्रोल किया जा सकता है बाय अवॉइडिंग द आइडल टाइम, जो वेस्ट टाइम है उसको अवॉइड करके। सर बिल्डिंग का इंश्योरेंस जो है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कोई चीप इंश्योरेंस वगैरह लेकर। मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट आप अगेन कंट्रोल कर सकते हो बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बट एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इससे आपकी सेल्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। दिस इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो कि लीस्ट कंट्रोलेबल होती है बाय द मैनेजमेंट। 136, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होती है पर यूनिट बेसिस पे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर यूनिट बेसिस पे सेम रहती है और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे टोटेलिटी में बढ़ती जाती है, तो पर यूनिट ये फिक्स रहती है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, पर यूनिट। नेक्स्ट 137, इन बिहेवियरल एनालिसिस, अभी तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल फिक्स्ड सेमी वेरिएबल, तो सर बिहेवियर एनालिसिस के बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेते हो तो आप फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच जाते हो, आप फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच जाते हो। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको इसके लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। सर कॉस्ट अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम कंसीडर नहीं किया जाता? इनकम टैक्स नहीं किया जाता, इंटरेस्ट भी कंसीडर नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट भी नहीं किया जाता, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में आपको इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और डिबेंचर, कैश डिस्काउंट तीनों ही देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर नहीं किए जाते। नेक्स्ट 140, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। फिर से बात वही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा एक्सक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आइटम ऐसा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप इंक्लूड करते हो बट कॉस्टिंग में नहीं लिखते। कैरीज एंड फ्रेट, सर कॉस्टिंग में आप लिखते हो एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्साइज ड्यूटी, रॉ मटेरियल अगर आपने परचेज किया एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो लिख लेते हैं। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस से लिख लेते हैं। डिविडेंड पेड जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लिख लेते हो बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 141, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का खर्चा होता है, सेलिंग के लिए करते हैं तो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है, सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। नेक्स्ट 142, विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर ऑफ 20 एनग्रेव डोर। आपको 20 डोर बनाने हैं फॉर द न्यू क्लब हाउस एट ए गोल्फ कोर्स। एक गोल्फ कोर्स में न्यू क्लब हाउस के लिए आपको 20 दरवाजे बना के देने हैं, तो ये किस तरीके का कॉस्टिंग सिस्टम है? कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, बैच और सर्विस। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है और ये जो डोर बना के देने का काम है सर ये कंस्ट्रक्शन का तो नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग का इसमें कोई मतलब नहीं बनता, सर्विस कॉस्टिंग भी नहीं है। ये बैच है क्योंकि आपको क्या करना है 20 यूनिट का 20 दरवाजों का एक बैच तैयार करके देना है, तो बैच कॉस्टिंग आप यहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट 143, प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्ड है। सर प्राइम कॉस्ट में 3 खर्चे आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या आप सिंपली कह सकते हो सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे प्राइम कॉस्ट में आते हैं। तो द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट कॉस्ट विद ऑल कॉस्ट एक्सक्लूडेड। सर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट। सर आंसर इज यस, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं। नेक्स्ट 144, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन by executive action of the cost of operating an undertaking is said to be, this is the definition of cost control, this is the definition of cost control. Next 145, direct expenses are also known as overhead expense। नहीं, overhead तो indirect को बोलते हैं। process expense सर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हम पढ़ते। chargeable expenses, डायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको कई बार चार्जेबल एक्सपेंस भी बोला जाता है। ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 146, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। नहीं सर, इसमें डायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट होता है या नन ऑफ दी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। नेक्स्ट 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं होता दोनों के अंदर, इनडायरेक्ट लेबर भी दोनों में नहीं होता क्योंकि प्राइम कॉस्ट में नहीं आता, इनडायरेक्ट मटेरियल भी दोनों में नहीं होता क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट में नहीं होता। डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट में भी कवर है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कन्वर्जन कॉस्ट में भी कवर है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों में कवर किया जाता है। नेक्स्ट 148, a statement showing breakup of cost is known as cost sheet, cost sheet. Option A will be your correct answer। 149, the works cost मतलब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन एक्सपेंस ऐड करते हो तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हो। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की कहानी चल रही है सारी। 150, डायरेक्टर रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म में पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड का पार्ट होता है, एडमिन ओवरहेड का पार्ट होता है। 151, कॉस्ट रिडक्शन इज लॉन्ग टर्म फिनोमिना, सर यस। इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड, सर यस। इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, यस। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। जब आप कॉस्ट रिडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ते हो तो ये तीनों फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म फिनोमिना, challenges the standard and it is carried out without compromising the quality। और 152 है इंटरेस्ट ऑन ओवन कैपिटल, अपनी ही कैपिटल पे इंटरेस्ट नॉशनल कॉस्ट कहलाता है, नॉशनल कॉस्ट कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये आपको यहां पे दिए गए 128 से लेकर 152 तक, पहले तो ये गिवन है। इसके बाद और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसके बाद गिवन है 223 से लेकर एंड तक, दैट इज 252 तक। तो 223 से देखो, 223 से देखो क्वेश्चन नंबर 223, कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली काम क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, सर आंसर इज बिल्कुल नो। डिटरमाइनिंग कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग इट, आंसर इज यस। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 224, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। इट रिकॉर्ड ओनली कैश एक्सपेंसेस, सर नहीं, मतलब ही नहीं है हमें। इट डील्स विद द असर्टेनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, सर आंसर इज यस। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। 225, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी अभी ऊपर पढ़ के तो आए हैं सर। मेन पर्पज है प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट 226, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? टैक्स असेसमेंट में हेल्प करता है, सर टैक्स से कोई मतलब नहीं है इसका। एड इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, आंसर इज यस। आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन हमारा एडवांटेजेस भी है, ऑब्जेक्टिव भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट 227, हु आर द मेन यूजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? शेयर होल्डर को मतलब नहीं है, पब्लिक को मतलब नहीं है, टैक्स अथॉरिटी को भी कोई मतलब नहीं है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैनेजमेंट कंसर्न होता है रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। 228, विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? इनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है? कॉस्ट की कैलकुलेशन, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से इनका कोई मतलब नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए तो हेल्प करता ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट 229, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, सर नहीं। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, सर आंसर इज यस। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, बजट प्रिपरेशन, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो मेनली काम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, ईपीएस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब रिपोर्ट देना। नेक्स्ट 230, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, सर यस यही है, क्योंकि प्रॉफिट पर प्रोडक्ट नहीं बताता, कॉस्ट पर डिपार्टमेंट नहीं बताता, कॉस्ट वेरिएंस नहीं बताता, ये सारे काम कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है थ्रू द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट 231, कॉस्ट डेटा असिस्ट मैनेजमेंट इन, कॉस्ट डेटा असिस्ट इन मैनेजमेंट इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर डिविडेंड से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। मेक और बाय डिसीजन में हेल्प करता है। मटेरियल चाहिए, खुद बना लूं या बाहर से खरीद लूं, सर कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जो हमारे लिए रीजनेबल होगा उसकी तरफ चले जाएंगे। तो कॉस्ट डेटा हमारा मेक और बाय डिसीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट 232, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन बजटिंग बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रेंड, हाइडिंग ओवरहेड मतलब नहीं है, अवॉइडिंग कंट्रोल सिस्टम मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट से भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर 1 ही होगा, क्योंकि कॉस्ट डेटा क्या करता है, हमें हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करा देता है, जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब बजटिंग में हेल्प करता है।
नेक्स्ट 233, कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? कोई भी डिपार्टमेंट, ए पर्सन और लोकेशन वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड, दिस इज द कॉस्ट सेंटर। एक कॉस्ट यूनिट क्या होती है? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कॉस्ट एसेटलमेंट, पर लीटर, पर मीटर, पर किलोमीटर, ये सब क्या है? कॉस्ट यूनिट होती है। 235, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉस्ट यूनिट, इनमें से कौन सी कॉस्ट यूनिट हो सकती है? पर किलोमीटर इन ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, सर बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कंपनी पर किलोमीटर के बेसिस पे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती है। पर मील इन रेस्टोरेंट, सर ये रेस्टोरेंट पर मील बेसिस पे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर स्टूडेंट इन ए स्कूल, सर बिल्कुल एक स्कूल एक स्टूडेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कॉस्ट यूनिट होती है। तो ट्रांसपोर्ट में पर किलोमीटर, रेस्टोरेंट में पर मील और स्कूल में पर स्टूडेंट हो सकता है। नेक्स्ट 236, कॉस्ट ड्राइवर, सर कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। तो एनी फैक्टर कॉजिंग ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 237, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉस्ट सेंटर, सर कॉस्ट सेंटर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई लोकेशन, कोई पर्सन होता है जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सको। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्ट्री की भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, पैकिंग सेक्शन की भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। नेक्स्ट 238, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 CS1, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, cost classification is primarily based on which of the following factor? Nature, function and behavior, sir बिल्कुल कर सकते हो आप। पर्पज, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, इनकम, एसेट, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, सर नेचर, फंक्शन और बिहेवियर के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ते भी हो। नेचर के बेसिस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, फंक्शन के बेसिस पे एडमिन सेलिंग वगैरह हो गया, बिहेवियर के बेसिस पे वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, ये सब हो गया। नेक्स्ट 239, इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सर वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। 240, a cost sheet is prepared, a cost sheet is prepared to show, cost sheet क्यों बनाते हो? इनकम स्टेटमेंट नहीं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ए प्रोडक्ट और जॉब, सर यस, सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉस्ट शीट में आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों पता चल जाते हैं। नेक्स्ट 241, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, सर ऊपर देखा तो था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, सर फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। प्राइम कॉस्ट नहीं, वर्क्स कॉस्ट इसको बोल देते हैं। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 243, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, वर्क्स कॉस्ट में एडमिन ओवरहेड ऐड करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर आंसर इज यस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही होता है आपका। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 244, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर लूं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से एडमिन ओवरहेड माइनस कर दूंगा तो वापस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाऊंगा। वर्क्स कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड से बात बनेगी नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर लोगे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच सकते हो, बस बशर्ते आपके पास कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें तो फिट यही बैठेगा, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 245, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट इज डिटरमाइंड एज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है सर, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है। 246, व्हेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एक्सीड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, ओपनिंग प्लस होता है क्लोजिंग माइनस होता है, ओपनिंग ज्यादा है तो प्लस होगा, द डिफरेंस इज एडेड टू वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, वर्क्स कॉस्ट जो होती है दैट इज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट जो होती है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो ऑफ कोर्स जो डिफरेंस है वो प्लस में आएगा, तो ऐड कर लेंगे वर्क्स कॉस्ट में। ऑप्शन ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए इसके लिए। 247, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या कवर नहीं करते, प्राइम कॉस्ट आ जाता है सर,
फैक्ट्री कॉस्ट भी आता है, फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आती, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आ जाता है। अगेन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि और आने वाले जो भी वीडियो हमारे चैनल पे, भले वो फाउंडेशन से रिलेटेड हो, इंटर से रिलेटेड हो, फाइनल से रिलेटेड हो, आपको नो डाउट बेनिफिट देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट 248, कॉस्ट शीट हेल्प मैनेजमेंट प्राइमरली इन, कॉस्ट शीट किस में हेल्प करता है? ऑडिटिंग में सर नहीं, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग सर यस, बाकी भी कोई रेलिवेंट नहीं है। तो कॉस्ट शीट आपकी हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए, मैनेजमेंट को डेटा मिल जाता है, कंट्रोल करने में मैनेजमेंट को डेटा मिल जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सके, और डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग और कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाते हैं। नेक्स्ट 249, if closing stock of finished goods increases, closing stock of finished goods increases, the cost of goods sold decrease हो जाएगा। रीजन बीइंग, सर आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बढ़ेगा, मतलब माइनस फिगर बढ़ेगी, जब माइनस फिगर बढ़ेगी तो बाद में जो आपको आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कम हो जाएगा। तो अगेन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहां पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट 250, the starting point of a cost sheet is prime cost, direct material consumed, sales या factory overhead। सर इन सब में सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। 251, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट दैट इज अनअवॉइडेबल, सर नहीं। द बेनिफिट फोरगोन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर, सर यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और लास्ट एमसीक्यू आपका 252, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और प्राइस विच एवर इज हायर नहीं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, सर यस। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये दो पार्ट्स में इंस्टीट्यूट ने इस एमसीक्यू बैंक में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है 30% जिसकी वेटेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एमसीक्यू यहां पे दिए थे, जो आज की वीडियो में हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। सिंपल थे, इजी थे, जिसकी वजह से आपका ज्यादा टाइम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप इसमें से कुछ एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक बटन को कर दीजिए प्रेस, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि अभी आपके लिए इंटर और फाइनल की जर्नी बाकी है, और आप हमारे यूट्यूब पे देखोगे इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में चलो छोटा सा सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं, इवन वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट कवर करवाते हैं, बट मेरा अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कवर करके चलता हूं, जबकि इंटर और फाइनल लेवल पे हम मेजर पोर्शन कवर करके चलते हैं। ऑलमोस्ट इंटर और फाइनल के सारे सब्जेक्ट जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर्स जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे ये एमसीक्यू बैंक डिस्कस करवाया है, वैसे ही आपको इंटर और फाइनल के भी एमसीक्यू बैंक हम डिस्कस करवाते हैं। तो ये चैनल आपकी सीएमए जर्नी में काफी ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारी मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। काफी सारा उस पे पीडीएफ कंटेंट जो है वो आपको रेलिवेंट देखने को मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और अगर आप हमारी क्लासेस बाई करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो, मोबाइल में देखने के लिए, और लैपटॉप में देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट से क्लासेस बाई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।